हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। जनवरी 2024 की शुरुआत में ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। यह खबर एक मां द्वारा अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की थी और जिस मां पर हत्या का आरोप लगा था वह कोई मामूली औरत नहीं बल्कि डाटा साइंटिस्ट थी, एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। आप समझ गए होंगे कि हम सूचना सेठ केस की बात कर रहे हैं। तो सूचना सेठ केस की पूरी कहानी क्या है? सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या क्यों की? सूचना पुलिस की पकड़ में कैसे आई और अब तक की पुलिस की जांच में इस केस के बारे में क्या कुछ सामने आया? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अब तक थ्रिल पॉइंट की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये कहानी हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली सूचना सेठ की है। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की। आगे चलकर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। वह पेशे से एक एथिक्स एक्सपर्ट हैं और डाटा साइंटिस्ट हैं। सूचना सेठ 100 ब्रिलियंट वुमेन इन A1 एथिक लिस्ट में भी शामिल नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी किया है। इतना ही नहीं बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी रिसर्च फेलो रह चुकी हैं। सूचना के नाम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पेटेंट भी हैं। फिलहाल बेंगलोर में रहकर काम कर रही सूचना रात के लगभग 11:30 बजे गोवा कलंगूट बीच के पास मौजूद सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में एंट्री करती हैं। सूचना सेठ ने पिछले 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए उस होटल को बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, मगर अचानक जनवरी की उस रात को लगभग 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अभी होटल से निकलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक बेहद ही अर्जेंट काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना है। सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना से कहते हैं कि आप जब चाहें जा सकती हैं। सूचना जवाब देती है कि मैं अभी जाना चाहती हूँ और मुझे बेंगलोर तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। इस पर होटल का स्टाफ सूचना को जवाब देता है कि टैक्सी से बेंगलोर तक जाना काफ़ी महंगा भी होगा और उसमें समय भी अधिक लगेगा। इससे बेहतर है कि आप फ्लाइट से चले जाएं। होटल स्टाफ के समझाने के बावजूद भी सूचना एक ही जिद पर अड़ी रही कि जितनी जल्दी हो सके आप मुझे एक टैक्सी अरेंज करवा दीजिए। सूचना जिद के आगे होटल स्टाफ टैक्सी वालों से संपर्क करते हैं। टैक्सी ड्राइवर बेंगलुरु तक जाने से मना कर देते हैं, मगर रॉय जॉन डिसूजा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर बेंगलुरु तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। बदले में 30,000 किराया मांगता है। इस बात की जानकारी होटल स्टाफ द्वारा सूचना सेठ को दी जाती है। जवाब में सूचना सेठ कहती है कि पैसे की चिंता मत करो, टैक्सी दिलवा दो। किराया तय होने के बाद थोड़ी देर के बाद डिसूजा अपनी कार लेकर होटल पहुंच जाता है। उसके बाद सूचना अपने लगेज के साथ होटल के बाहर आ जाती है। रात के लगभग 1 बजे ड्राइवर अपनी इनोवा कार में सूचना सेठ को बिठाकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अमूमन जब कोई गेस्ट होटल से निकल जाता है तो उसके कमरे की सफाई की जाती है ताकि दूसरे गेस्ट आकर ठहर सकें। जिस कमरे में सूचना सेठ रुकी हुई थी उसी कमरे में भी सफाई के लिए एक होटल कर्मचारी जाता है। जब होटल कर्मचारी अपना काम शुरू करता है तभी उसकी नज़र कमरे के फर्श पर कुछ लाल धब्बों पर पड़ती है। उन धब्बों को देखकर कर्मचारी को लगता है कि शायद ये खून के कतरे हो सकते हैं, तो इस बात की जानकारी होटल के मैनेजर को देता है। मैनेजर भी जाकर कमरे का जायजा लेता है और तुरंत ही कलंगुट पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके कमरे में मौजूद खून के धब्बों की जानकारी देता है। यह जानकारी मिलते ही कलंगुट स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और वह भी कमरे की तलाशी लेती है। उन्हें भी खून के धब्बे मिलते हैं। इसके बाद पुलिस वाले होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि जब महिला होटल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, मगर रात के लगभग 1 बजे होटल के बाहर निकलते ही वह बच्चा उसके साथ नहीं था। इतना देखते ही पुलिस वाले तुरंत सूचना सेठ के मोबाइल पर फ़ोन करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना सेठ का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी ड्राइवर का नंबर लेते हैं। ड्राइवर सूचना सेठ को अपनी कार से बेंगलोर ले जा रहा था।
पुलिस वाले ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और प्राइवेट में बात करते हुए कहते हैं कि फ़ोन पैसेंजर को दे दो। जब पुलिस वाले महिला से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ आपका बेटा भी होटल के अंदर दाखिल हुआ था, मगर वापस जाते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, तो आप बताएं कि आपका बेटा कहाँ है। सूचना सेठ बड़े आराम से जवाब देती है कि मैंने अपने बच्चे को शाम के समय ही पास में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था। पुलिस वाले सूचना सेठ से उस जगह का एड्रेस मांगते हैं जहाँ उसने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। पुलिस के कहने पर सूचना से पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखवाते हैं। तत्काल ही कलंगुट पुलिस सूचना सेठ द्वारा दिए गए एड्रेस के नज़दीकी पुलिस थाने से संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस एड्रेस पर जाकर पता करो कि कोई बच्चा वहां है या नहीं। कुछ पुलिस वाले सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, मगर शुरुआती जांच में पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था वो एड्रेस फर्जी है, जिसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में कुछ काला है। इसलिए अब एक बार फिर पुलिस वाले कार ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, मगर इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए। तुम कार लेकर थाने की तरफ जाओ जैसा कि पुलिस वालों ने ड्राइवर को आदेश दिया था। ड्राइवर डिसूजा वैसा ही करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सूचना सेठ से ड्राइवर आगे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है कहकर हम इस रास्ते से ना चलकर दूसरा रास्ता लेते हैं। इतना कहकर जब दूसरे रास्ते पर ड्राइवर चलता है तो इसी बहाने ड्राइवर चुपचाप गाड़ी को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके के एमंगला पुलिस स्टेशन में खड़ी कर देता है। फिर ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और एमंगला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की बात गोवा पुलिस के अधिकारियों से करवाता है। वह पुलिस के अधिकारी एमंगला पुलिस अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब यहाँ पुलिस वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तलों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस वालों के कहने पर सूचना अपना बड़ा सा बैग खोलती है तो पहले उसमें कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। उसके नीचे बच्चे के खिलौने नज़र आते हैं। खिलौने सूचना के बेटे के ही थे। जब सभी सामान को वहां से हटाया जाता है तो बैग में सबसे नीचे 4 साल के मासूम का शव दिखाई देता है। जब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि यह बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की, तो जवाब में सूचना कहती है कि यह मेरा बेटा है और इसे किसने मारा मैं नहीं जानती। इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को भी दे दी जाती है। अतः सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना सेठ की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की एक टीम कर्नाटक आ जाती है और फिर वहां से सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस अपनी हिरासत में लेकर फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि इस हत्या का मोटिव क्या है। इसलिए पुलिस वाले सूचना सेठ से पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ में ही सूचना सेठ कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की हत्या किसने की, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तब मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं जागी तो मेरा बेटा मर चुका था। मैं अपने साथ बैग में लेकर जा रही थी ताकि मैं इसके साथ हमेशा के लिए रह सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस वाले लगभग 10 से 12 दिनों तक लगातार सूचना सेठ से पूछताछ करते रहते हैं, मगर सूचना लगातार एक ही बात की रट लगाए रहती है कि नहीं पता कि मेरे बेटे की हत्या किसने की। वो खुद को बेकसूर बताती रहती है। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या तकिए से मुंह दबाकर या फिर गला घोंटकर की गई है। मतलब जिस समय बच्चे की हत्या की गई उस समय बच्चा अपनी मां सूचना सेठ के पास ही था। यही बात जब कई दिनों की मेहनत के बाद सूचना सेठ कोई भी जानकारी नहीं देती है तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस वाले कुछ जाने माने साइकोलॉजिस्ट की मदद भी लेते हैं ताकि सूचना से सही जानकारी निकलवाई जा सके, मगर उन लोगों को भी मेहनत बेकार चली जाती है। हालांकि इसी बीच पुलिस को उस कमरे से कई ऐसे अहम सबूत मिलते हैं जिससे इस बात को बल मिल जाता है कि बच्चे की हत्या उसी कमरे में की गई थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आता है कि उस कमरे में सूचना सेठ के अलावा
किसी दूसरे व्यक्ति ने एंट्री नहीं की है। ऐसे में सूचना सेठ का कहना है कि किसी और ने उसके बेटे की हत्या कर दी थी, जबकि पुलिस के सामने सूचना अपनी ज़बान नहीं खोलती। तो अब आगे की पूछताछ के लिए जांच में सूचना के पति को भी शामिल किया जाता है और दोनों पति पत्नी से आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाती है। हालांकि इससे भी बहुत कुछ हासिल नहीं होता। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन की कुंडली खंगालना शुरू करते हैं। तो जांच में पता चलता है कि सूचना सेठ का पति वेंकट रमन केरल के रहने वाला था। इन दोनों की मुलाकात जॉब के दिनों में ही होती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक समय बाद 2010 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कई साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता बनने के बजाय बिगड़ जाता है और धीरे धीरे हालात इतने ज़्यादा बदतर हो जाते हैं कि दोनों 2023 में फैमिली कोर्ट में आवेदन कर देते हैं। दोनों पति पत्नी का डिवोर्स लगभग तय हो चुका था, मगर मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना से चाह रही थी कि उसका बेटा उसके साथ रहे, जबकि वेंकट रमन चाहते थे कि बेटे की कस्टडी उन्हें मिले। इस बात को लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सूचना और वेंकट रमन की बात कितनी तरह बिगड़ चुकी थी कि सूचना वेंकट को बेटे से मिलने भी नहीं देती थी। इस बात को लेकर वेंकट अदालत की शरण में जाता है और फिर वहां से फैसला सुनाया जाता है कि वेंकट अपने बेटे से मिल सकता है। अदालत वेंकट रमन को महीने का 20,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में सूचना सेठ को देने का आदेश देती है। इस फैसले के बाद काफ़ी समय बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मुलाकात करता है, मगर इसके बाद 4-5 संडे यूं ही निकल जाते हैं और वेंकट चाहकर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई ना कोई बहाना करके सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलोर से निकल जाया करती थी। वेंकट अपने बेटे से ना मिल पाए, इसीलिए 31 दिसंबर 2023 को भी सूचना अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से गोवा आ जाती है, जहां पर लगभग 3 दिनों के अलग अलग जगह पर घूमती है। फिर बड़े से होटल में रहकर वापस बेंगलुरु चली जाती है। 4 दिन बाद एक बार फिर से बेटे को लेकर 6 तारीख की रात को होटल में एंट्री करती है। जैसा कि हमने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शव मिलने के 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या की गई थी। इस हिसाब से होटल में एंट्री करने के 2 घंटे बाद ही सूचना अपने बेटे की हत्या कर देती है, मगर अगले 18 घंटे तक बेटे के शव के साथ ही होटल के कमरे में बंद रहती है। इस दौरान सूचना सेठ ना तो एक बार भी खाने के लिए कुछ मंगाती है और ना ही किसी से बात करती है। अलग से जब लगातार बेटे से मिलने के लिए सूचना सेठ का पति वेंकट रमन सूचना को कॉल करने की कोशिश करता है, तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी होती है। इस पूरे मामले में सूचना सेठ का रवैया शुरू से ही बड़ा अजीब लगता है। इसलिए कुछ लोग दावा करने लगते हैं कि शायद सूचना से मानसिक तौर पर फिट नहीं है और जो कुछ भी उसने किया शायद पागलपन में किया है। इसलिए गोवा पुलिस द्वारा विशेषज्ञों की मदद से सूचना सेठ के मानसिक संतुलन की भी जांच की जाती है। पर इस आधार पर अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा जाता है कि मानसिक तौर पर सूचना सेठ बिल्कुल फिट है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक सूचना सेठ ने एक बार भी बच्चे की हत्या करने की बात कबूल नहीं की है। इसी बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिताजी जय सेठ ने गोवा की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के पैनल से करवाई जाए। इसी आधार पर एक मुकदमे की तिथि तय की जाए। गोवा पुलिस इस मांग का विरोध करती रही। इसके बावजूद 4 मार्च 2024 को गोवा की स्थानीय अदालत ने सूचना सेठ की मानसिक स्थिति की जांच के लिए एक पैनल गठित करने का आदेश दे दिया। अब आगे डॉक्टर की टीम जो भी रिपोर्ट पेश करेगी, इस आधार पर सूचना सेठ का भविष्य तय होगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हाईली इंटेलिजेंट महिला है, इसलिए उसे पता है कि कैसे बचा जा सकता है, इसलिए वह नाटक कर रही है। अब सच्चाई क्या है वह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एक्सपर्ट की माने तो सूचना सेठ मानसिक तौर पर बीमार पाई जाती तो बेटे की हत्या करने के बाद भी कानूनी कार्रवाई से वह बच सकती है या फिर बड़ी ही मामूली सजा उसे मिलेगी। अब आगे क्या होता है यह तो समय ही बताएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक थ्रिल पॉइंट की कहानी को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।